नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। वक्त हो चला है प्रदेश के सबसे तीखे राजनीतिक शो मुद्दा तो है का। मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक और ऐसा बवंडर आया जिसने दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। राज्यसभा चुनाव के रण में वोटिंग होने के पहले ही खेल खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस की कद्दावर नेता और राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन एक रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। तेलंगाना की एक अदालत में लंबित एक निजी कानूनी नोटिस या शिकायत को छुपाने के आरोप में ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस इसे बीजेपी की सीट चोरी और लोकतंत्र की हत्या बता रही है और खुद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाने पहुंचे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली और चुनाव आयोग ने इस नामांकन को खारिज कर दिया है। लेकिन इस पूरी कानूनी लड़ाई के पीछे की असली कहानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर मचे उस घमासान की है, जब खुलकर सड़कों पर आ गया है। ये सिर्फ एक नामांकन रद्द होने का मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की उस नई तिकड़ी और युवा नेतृत्व की अग्नि परीक्षा है जिसे आला कमान ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के युग के बाद खड़ा किया। इस घटनाक्रम का असर सीधा प्रदेश के दो सबसे बड़े चेहरों पर भी पड़ेगा। पहला चेहरा है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जिन्होंने इन वक्त पर इतनी बड़ी लीगल चूक हो गई और उनके नेतृत्व और उनकी कोर टीम की मैनेजमेंट क्षमता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। और दूसरे बड़े चेहरे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उनके कंधे पर विधायकों को एकजुट रखने और बीजेपी की घेराबंदी को तोड़ने की जिम्मेदारी थी। लेकिन नामांकन खारिज होने के बाद अब उनके सामने अपने विधायकों को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है, जहां अपनों ने ही अपनों की लुटिया डुबो दी। तो आज मुद्दा तो है, हम सीधे और कड़े सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर नाराजगी है और सियासत के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का शोर। वजह है राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना। जिस सीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी, उसी सीट पर अब उसके पास उम्मीदवार ही नहीं बचा। लिहाजा सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने उपवास रखा तो दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग पहुंचकर पूरे मामले को लोकतंत्र और कानून के खिलाफ बताया। जिसपे केस दर्ज नहीं है, आप सब जानते हैं कि कोर्ट जब नोटिस देता है, कोई परिवारवाद का व्यक्तिगत कोई अगर कंप्लेंटर रहता है तो कोर्ट नोटिस देता है कि हम इस पे संज्ञान ले कि नहीं ना ले। इस बात का नोटिस मीनाक्षी नटराजन जी को मिला। सीधे सीधे ये राजनीतिक रूप से निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कल राजनीतिक रूप से स्क्रिप्ट लिखी गई और आरओ ने उसको फाइनल किया। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई। नटराजन का नामांकन खारिज होने को कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी बता रही है, तो बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही है। भाजपा का ये कहना है कि इसमें किसी की साजिश नहीं, बल्कि कांग्रेस की लापरवाही, अंदरूनी अव्यवस्था की कहानी छिपी है। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि घर का भेदी लंका ढाए। कोई भी आपराधिक प्रकरण की अगर आप जानकारी नहीं देते तो चुनाव आयोग में चाहे कोई भी चुनाव हो, वो इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर की नज़र में गलत रहता है क्योंकि जो मतदाता है उसको आपके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। हमारे पास कागज कहाँ से आ रहे हैं? हम तो तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? घर का भेदी लंका ढाए। हमको सारी जानकारी समय समय पे वही दे रहे थे। कौन दे रहे थे, मैं किसका नाम क्या बताऊं? कुल मिलाकर राज्यसभा की लड़ाई अब चुनावी मुकाबले से निकलकर लोकतंत्र बनाम लापरवाही, साजिश बनाम प्रक्रिया, राजनीतिक नैरेटिव बनाम कानूनी हकीकत की बहस में बदल चुकी है। सवाल यही है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना क्या वास्तव में लोकतंत्र पर चोट है या फिर कांग्रेस की रणनीतिक चूक का परिणाम? फिलहाल इतना तय है कि इस एक फैसले ने भोपाल से दिल्ली तक सियासत का पारा चढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, जब उम्मीदवार खुद कानून के स्नातक हैं तो इतनी बड़ी राजनीतिक और कानूनी चूक कैसे हुई? दूसरा सवाल कि इस झटके के बाद क्या जीतू पटवारी का प्रदेश अध्यक्ष पद पर दबदबा कमजोर हुआ? और तीसरा सवाल कि मीनाक्षी का नामांकन खारिज होने के बाद शुरू हुई सियासत के क्या मायने हैं? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, कांग्रेस नेता प्रवीण खरे और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो प्रवीण जी, सबसे पहले आपके पास ही, ईसीआई से भी आपको राहत नहीं मिली है, अब अगला मूव क्या? और ये जो तकनीकी गलती आपकी तरफ से हुई है और ये पहली बार नहीं हुआ, तो बार बार ये इसको लेकर आप कभी रिटर्निंग ऑफिसर पर सवाल उठा देते हैं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं, और जहाँ मतदान होता है तो ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन जो गलती आपकी तरफ से हुई है, और जैसा आपने बताया कि मीनाक्षी जी खुद कानून की जानकार हैं, तो ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या ये कोई साजिश थी? जैसा कि हेमंत खंडेलवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि घर का वेदी लंका ढाए, हमको को कागज ही वहीं से आए तेलंगाना से, क्योंकि वहां तो हमारी सरकार है नहीं। देखिए वर्मा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक तो मानी जा सकती है, तभी तो इतनी बात हो रही है। और ये चूक कितनी गंभीर है, इसके पहले तमाम प्रकार के चुनावों में जो हलफनामे दिए गए हैं जी, उनमें इस तरीके की चूक हुई है, उस पर कार्रवाई कितनी ही हुई है, ये जानना बेहद जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये चूक इतनी गंभीर थी कि इसमें नामांकन भी रद्द कर दिया जाए। अरे ऐसी एक मामले में अभी मुकेश खरे जी, मुकेश मल्होत्रा जी को संकट हुआ है, वो राज्यसभा वोट नहीं डाल पा रहे, उनकी विधायकी चली गई थी। आपके यहाँ से वॉइस का टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। मैं बोलता हूँ टीम को, मैं कह रहा हूँ कि अभी मुकेश मल्होत्रा जी का मामला ताजा है श्योपुर का, जिनकी विधायकी चली गई थी, बाद में उनको कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन वो राज्यसभा के लिए उनको कह दिया गया था कि वोट नहीं कर पाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत साधारण सी चूक थी? ये वर्मा जी, क्योंकि ये चुनाव अलग मामले का चुनाव है, ये जनता के बीच जाने का रास्ता नहीं था इस चुनाव के माध्यम से, क्योंकि इस चुनाव में वोटिंग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। तो उन सब चीजों से देखने टेक्निकल प्रॉब्लम है, नहीं बिल्कुल है, लेकिन जब तक किसी मामले के लेकर एफआईआर दर्ज नहीं है तो क्या वह मामला माना जाता है? ये सवाल है। कानूनविद भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, कानूनविद कांग्रेस पार्टी के पास भी है। हमारे वरिष्ठ नेतागण आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई उनकी जी, उन्होंने संज्ञान में जो लिया है उसकी जांच, जहां तक मुझे जानकारी अभी, उसकी जांच करने का उन्होंने आश्वासन दिया। नहीं, निर्वाचन आयोग ने अब से कुछ देर पहले वो नामांकन खारिज कर दिया, उस पर मोहर लगा दी है। उन्होंने मान लिया है कि मीनाक्षी नटराजन जी ने गलती की थी उस आपराधिक मामले की जानकारी नहीं देकर। उस मामले को लेकर जो भी हमारा आगे का जो रास्ता होगा, हम माननीय उच्च न्यायालय की ओर हमारे वरिष्ठ नेतागण जाएंगे कि उस मामले को संज्ञान मिलना इसलिए भी जरूरी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर देखिए, बात शुरू कहां से होती है जी, बात शुरू वहां से होती है कि कुल प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें, 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की थी, 1 कांग्रेस पार्टी के पक्ष की थी, आसान रास्ता था। लेकिन जब एक मीटिंग के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से उतरते हुए कहते हैं तीसरी भी यहीं आएगी, जाएगी कहां? ये सत्ता की अहंकार की वो नहीं, ये तो सबको ही कहता है। मेरे कहने का आशय ये है, मेरी बात सुनिए, निर्णय है, ये तो सबको ही कहता है, दबाव का निर्णय है, ये तो सबको ही कहता। पश्चिम बंगाल में चुनाव में आपके नेता कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, हालांकि पूरे चुनाव वो सीटों पे लड़े नहीं थे। आसाम में आप दावा करते हैं सरकार बनाएंगे, बीजेपी कहती केरल में सरकार बनाएंगे, तमिलनाडु में। तो राजनीति में आप क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई ये नेता कहेगा कि हम ये सीट नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे? देखिए वर्मा जी, वो जो चुनाव की बात कर रहे हैं, अब राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं, वो जनता से चुने जाने वाले चुनाव। अरे चुनाव तो चुनाव है ना भाई, नहीं, ये चुनाव विधायकों के वोट से होना है। ये चलिए, अरे हम ये देखते हैं ना कि संख्या बल के आधार पर ही चुना जाना है इसमें। तो इसमें हर चीज का तुलना हर जगह करना संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बेचैनी तो ये थी कि तीसरा उम्मीदवार देने की जब बात आई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शासन प्रशासन के दबाव में भी निर्णय हुआ। आप ये सोचिए, एक तो ये चीज होती है राजनीति में
एक तो राजनीति में ये होती है कि जैसे हमने देखा था कि डॉक्टर भागीरथ प्रसाद अचानक से भाजपा में चले जाते हैं, या इंदौर में अक्षय जी चले जाते हैं, तो ये तो अचानक वाली चीज़ हो गई। या विधानसभा में होता है कि चौधरी राकेश सिंह अचानक से आपके नेता के खिलाफ बगावत करके चले जाते हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री डंके की चोट पे कह रहे तीसरा उतारेंगे, उसके बाद आप सबक नहीं ले रहे, आप मान रहे कि उन्होंने कहा था इसलिए ऐसा हुआ है, फिर भी आपने सबक नहीं लिया। हमने विधानसभा में देखा था 2018 में कि पहले दिन गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष वो ये कहते हैं कि हमारे दिल्ली के नंबर 1 और 2 बोल देंगे तो उसी दिन हम सरकार गिरा देंगे। आप सबक नहीं लेते, 20 महीने 15 महीने बाद सरकार गिर जाती है। तो आपको चुनौती है, चेतावनी है, इसके बाद ये ब्लेंडर कर रहे हैं आप लोग। देखिए सर, इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र बहुत कम राजनीति में देखे गए हैं। जिस तरह से षड्यंत्र हावी हो रहे हैं, निश्चित रूप में मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने कभी षड्यंत्र की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर राजनीति की है। लेकिन अगर देश के अंदर ऐसा ही माहौल है तो इसको देखिए, ये विषय राज्यसभा में चुनाव में जीत और हार का नहीं है। इस विषय को लेकर पूरे प्रदेश और देश की जनता की नजर अब इस सीट पर आ चुकी है, तो पूरा देश देख रहा है। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी यहाँ से सीट चली गई है, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव से बाहर हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ सवाल तो जनता के बीच में, इस न्यायिक प्रक्रिया के बीच में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच में सवाल आएंगे। प्रवीण भाई, दिक्कत यही है ना कि चुनाव आयोग के सामने आपके नेता धरना देते हैं, रात में 2 घंटे चले जाते हैं। आज भी उपवास चल रहा है, रोशनपुरा पर चला, लेकिन उसमें पब्लिक को आपने नहीं जोड़ा ना, दिक्कत है। लेकिन वाणी जी वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इशारा किया तो ये सब मिली भगत से खेल हो गया। तीसरी सीट आप लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पे रख के लोकतंत्र की हत्या करके हथियाना चाहती हैं। आपका वॉइस इको आ रहा है, थोड़ा दिखवाइए। आपके प्रवीण जी। जी वाणी जी, सबको, रमेश जी भाई साहब को, आप सबको, शर्मा जी और प्रवीण जी, आप सबको नमस्कार करती हूँ और श्रोताओं को भी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मुझे लगता है प्रवीण जी बहुत खुलकर बोल नहीं पा रहे, अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर पा रहे। अब देखिए, कांग्रेस में तो इतने बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो इतने बड़े बड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने तो राम के अस्तित्व को भी, अरे उनके पास तो वकील, आप तो हाईकोर्ट के जज को ले गए थे ना, रिटायर्ड रोहित आर्य जी के, बेचारे वो क्या करें। वो रिटायर्ड जज हैं। जी, मैं भी रिटायर्ड ही बोला उनको। और वो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो वो ही इज नॉट इन ऑन द बेंच। नहीं, मुझे मालूम, मैंने यही बोला कि रिटायर्ड जज ही बोला मैंने। पूरी कर लूं, नहीं तो ऐसे समय व्यर्थ होगा। जी बताइए। देखिए, इन्होंने 2-3 चीजें कही, अब आप उनकी बात पकड़िए। इसमें इन्होंने कहा कि टेक्निकल मामला, तो भाई आपके बड़े वकील कोई टेक्निकल मामला तो उसमें नहीं ढूंढ पाए। ये उनको इसलिए नहीं कि वो सक्षम नहीं थे, इसलिए कि ये मामला मॉरल्स के साथ जुड़ा हुआ था, ये आपके शिष्टाचार और व्यवहार से जुड़ा हुआ था, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ था। इसीलिए आपने एक महिला को मोहरा बनाया, आपने जानबूझकर ये हार का फॉर्म भरवाया, आपने सेकंड कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। आपकी तेलंगाना की सरकार एक व्यक्ति को भेज तो देती है, पर वो क्या निंद्र की अवस्था में रहती है। आप पार्टी के खुद, आपकी पार्टी लंका ढाए सामान खुद दिलवाती है। और मैं अब आपकी कुछ भ्रम दूर कर देती हूँ प्रवीण जी। ये जो केस है, ये संख्या क्रमांक 4472, ये इसमें कल आ गई है, डिटेल हो गई थी वाणी जी। अरे सुन तो लीजिए, दूसरे मुद्दे आ जाइए, क्योंकि उनको ये समन मिला है। जी हाँ, वो उस पर कल चर्चा हो गई है। 24 अक्टूबर 2025 को तो वो पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया। तो मुझे लगता है आप जो वो जवाब आप देना चाह रही, उस पर आ जाइए, जैसा आप ही कह रही थी मुद्दे पर है, समय कम है। जी, लेकिन शर्मा जी, आपको लग रहा है ये जो कॉन्स्पिरेंसी की थ्योरी आ रही है कि ये लापरवाही का मामला है या इरादतन ये सब कुछ हुआ है? क्योंकि जब जब कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला होता है, कि सुषमा स्वराज का चुनाव देख लीजिए आप, तो राजकुमार पटेल ये फार्म नहीं जमा करते हैं। जब बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन चुनाव लड़ते हैं खजुराहो में, तो मीरा यादव साइन नहीं करती हैं, जबकि वो खुद पहले विधायक रह चुकी, उनके पति विधायक रह चुके हैं। और अब जब राहुल गांधी की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन मैदान में उतरती है, तो ये इतनी बड़ी ब्लेंडर हो जाती है। शर्मा जी, इस पूरे ड्रामे के 2 और पहलू भी हैं। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, शर्मा जी बोलने। जी
जी शर्मा जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये लापरवाही हुई। सामान्य परिस्थिति अलग है और अलग विषम परिस्थिति अलग हुई है। जब भी हम देखते हैं कि बादल अगर छा रहे हैं और हमको निकलना है तो छाता लेकर निकलना, तो स्वाभाविक रूप से राज्यसभा चुनाव की इन सीट के लिए चर्चा मीडिया में आने लगी थी। क्या भाजपा उम्मीदवार खड़ा करेगी, नहीं करेगी, या तीनों सीटों पर लड़ाई होगी, या कांग्रेस क्या करेगी? ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना था। और आज की परिस्थितियों में तो शर्मा जी हम ये देख रहे हैं कि अगर बीजेपी के पास 10 वोट होते, 48 चाहिए होते, तो शायद तब भी वो उम्मीदवार खड़ा कर देते। यहाँ तो 10 ही चाहिए थे उनको, 48 अतिरिक्त थे। देखिए, स्वाभाविक से वो करते या करते, लेकिन कांग्रेस को सावधानी बरत। दूसरा, अगर आप इसमें अपना क्रम देखें, भाजपा ने पहले अपने 2 ही उम्मीदवार खड़े किए, और जब नामांकन दाखिल हो गया और मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा आ गया और उसमें वो जानकारी नहीं थी, उन्होंने ताबड़तोड़ तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया और उस पर आपत्ति लगाई। कहीं ना कहीं एक बात मोटे तौर पर कांग्रेस को अपने भीतर भी जो कहा है हेमंत कंडेलवाल जी ने कि उनको कागज कौन ला करके दिए, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं किसी ने तो ये सूचना दी। सपना तो उनको आया नहीं होगा कि ऐसा कागज भी है। तो इसके अलावा एक और बात, अगर नामांकन फॉर्म में ये जानकारी नहीं दी थी तो अब यहाँ उन्होंने नोटिस आपत्ति लगने के मीनाक्षी नटराजन से पूछा होगा, उस पर उन्होंने क्या उत्तर दिया? वो उत्तर क्या दोषजनक था? वो उत्तर भी लाभ विशेषज्ञों को सावधानी के साथ दिया जाना ये था। वो निरंतर में बराबर चूक होती चली गई। तो कुल मिलाकर के ये घटना तो एक बड़ी घट गई है। इस घटना को तो कुछ हो नहीं सकता। कांग्रेस को एक आत्मचिंतन करना, आत्मचिंतन करके भविष्य के लिए बहुत सावधानी से एक एक कदम चला करके चलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस में आप कल और भाजपा में बहुत अंतर है। पिछले कुछ वर्षों से भाजपा बहुत सारी चीजों में अपनी तैयारी के साथ साथ विरोधी पार्टी पर की गतिविधि पर नजर रख करके चलती है। एक ऐसा सुना है कि उन्होंने बाकायदा टीम बना रखी है जो विपक्षी उनके प्रमुख नेताओं के बारे में सारा डाटा इकट्ठा करती है, कहां पर किस तरीके से क्या किया जाए। तो मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी हवाई की बात नहीं आना चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब तीसरा कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया, तब कांग्रेस ने अपने कागज पत्तर लीगली कुछ नहीं लिखा, विधायकों को कहीं ना कहीं हवाई जहाज शिफ्ट करने को ले गए। तो ये जो बाहर की तैयारी है, बाहर की तैयारी के साथ भीतर की तैयारी करना भी बहुत जरूरी हो गया है। जी तो प्रवीण जी, अब मौका नहीं आ गया जो राहुल गांधी जी पिछले साल कह गए थे कि भैया रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, इनकी छटनी आप कर लो, और जो शर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने हल्ला मचाया, कौआ कान ले गया था, आप कौआ देखते रहे और कान तो यही था, लेकिन कान बाद में ले गए वो। क्या आप तैयारी करते रहे कि विधायकों को बाड़ाबंदी से शिफ्ट कर दो, और ये लीगल कागज आपने देखे ही नहीं, और जो आपके दोगने जी हरदा विधायक को कह भी रहे हैं कि भैया आपको चिंता, 2 दिन बाद हमको ले जाते कर्नाटक, पहले कागज ठीक कर लेते। देखिए, इन सब कामों की जिम्मेवारी अलग अलग लोगों की होती है। इंटरनल जो नामांकन कराना, उसके लिए भी अलग कमेटी बनाई जाती है, कुछ नेता साथ रहते हैं, कुछ कानून के साथ रहते हैं, और जो बाहरी व्यवस्थाओं के तौर पर इंतजाम करने पड़ते हैं, उनकी जिम्मेवारी किसी और पर रहती है। तो सभी लोग अपनी अपनी भूमिका में थे। मैं 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो अहलूवालिया जी मैडम ने ये कहा है कि महिला को मोहरा बनाया। महिला को मोहरा नहीं बनाया, महिला को प्रतिनिधित्व दिया, क्योंकि ऐसी महिला को प्रतिनिधित्व दिया है जिसका कोई पारिवारिक, कोई राजनीतिक नहीं थी, तो मोहरा नहीं बना, प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। और सेकंड कैंडिडेट की बात ये आती है कि जब हम लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो जरूर डमी कैंडिडेट रखते हैं, लेकिन यहाँ संख्या बल के आधार पर चुनाव होना है। इतनी नीति और नियत का जब सवाल आ जाता है, जैसे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस को फूक फूक के कदम रखना होगा, निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले की लिप्त जितने भी हमारे प्रदेश के नेतागण हैं उनसे जरूर चर्चा करेंगे, कहाँ चूक हुई, क्या हुई है, उनकी समीक्षा भी करेंगे। किसी की जिम्मेदारी तय होगी क्या? क्योंकि आपने कहा सबका अलग अलग काम था, तो ये काम जिसका लीगल का काम जिसके पास था, उस पर कोई जिम्मेदारी तय होगी क्या? ये बड़ा घटनाक्रम हो गया वर्मा जी। ये कांग्रेस के लिए नहीं, घटनाक्रम तो हुआ ही है। देखिए, पूरे देश और प्रदेश की राजनीति के लिए जनता के मन में कई सवाल छोड़ गया है घटनाक्रम। अरे ऐसा घटनाक्रम अभी हमने हरियाणा में देखा, उड़ीसा में देखा, आप ही की पार्टी के साथ हुआ, और झारखंड में भी हो सकता है, क्योंकि वहां भी बीजेपी उम्मीदवार का जो समर्थी थे
पारीमल नाथवानी, उनका भी नामांकन पे आपत्ति है, लेकिन वो सरनेम को लेकर है। वाणी जी कुछ कह रही थी आप जी। देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है आप बोलने की और जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से फॉर्म भरा गया, सुनिश्चित किया गया कि वो बर्खास्त ही होगा। दूसरी चीज, आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की शक्ल पर नाराजगी है, तो मैं पूछना चाहती हूँ ये शर्मिंदगी कब आएगी? क्योंकि झूठ फरेब और ये ड्रामेबाजी की जो राजनीति है, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का खेल पूरे देश भर में हर कोने में हो रहा है, जिसका परिणाम भी ये भोग रहे हैं, वो कब? लेकिन वाणी जी, इनका एक थोड़ी सी हमारे दर्शकों के लिए मेरी एक जिज्ञासा है कि कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि इतने करोड़ का ऑफर, वो तो बता नहीं रहे किसने दिया। आप तो एक ही नाम बता दीजिए कि आपने 15-20 विधायक मैनेज नहीं करे, वो कौन आदमी था जिसको मैनेज कर लिया, जिसने एक ही आदमी ने पूरा खेल कर दिया? वो घर का भेदी कौन था जिसने लंका ढा दी कांग्रेस की? देखिए, इनके जो घर का भेदी है वो इनको ढूंढ निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मोदी जी का प्रभाव ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रभाव नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे उसके साथ में जो प्रभाव होता है, लोग खुद आकर्षित होते हैं विकास के कार्यों के साथ। और एक और चीज, अभी प्रवीण जी ने आपने ये भी बोला ना कि 12 बजे से 4 बजे तक उपवास रख रहे थे, तो भाई साहब आप लोग इतने फुर्सत में होते हो, इसलिए उपवास 12 से 4 में तो काहे इतनी धूप में? हमको काम करते हुए अगर व्यस्तता रहे, और जैसे आपने कहा सबको अपना काम दिया हुआ है, तो खाना खाने की फुर्सत किसको है? नहीं वाणी जी रोक रहा हूँ, क्योंकि आज ही का वो दिन था, 2017 की बात है, जब शिवराज जी उपवास पे बैठे थे गोविंदपुरा मैदान में। ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी के नेता उपवास पे नहीं बैठते हैं, कोयला मार्च भी किया, मुख्यमंत्री रहते शिवराज जी ने। तो लोकतंत्र में सब चलता रहता है, लोकतंत्र चलता रहता है, लेकिन जी प्रवीण जी थोड़ा क्योंकि समय कम है जी, जा एक मिनट वाणी जी, प्रवीण जी से बात कर लो, फिर आऊंगा आपके पास। जी प्रवीण जी, आपसे एक बात रखना चाहता हूँ जी। जब हम संस्थाओं से हार जाते हैं, क्योंकि इन शासन सत्ता के भीतर संस्थाएं शिथिल हो चुकी है, निश्चित तौर पर प्रवीण भाई, ये देखिए, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। ये वही संस्था होती है जिनके कारण आप, प्रवीण जी, ये वही संस्था होती है जिनके कारण आप केरल में चुनाव जीत जाते हैं। ये वही संस्था होती है जिसमें टीवी के तमिलनाडु में चुनाव जीत जाती है। ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि संस्थाओं से हम चुनाव हार जाते हैं। ये वही संस्था है जहां पर पूरे देश की इलेक्शन बदल गई थी जब राजीव गांधी की हत्या हुई। जो है धरना प्रदर्शन किया गया है मामले के नहीं शर्मा जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो एक शेर है कि पूरी जिंदगी गालिब यही भूल करता रहा कि धूल आईने चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, कि सरपंच से लेके संसद तक का जो चुनाव हो, आप सबको जब हारो तो आप सब संस्था को खटकरे में खड़ा कर दो, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग है, चाहे वो ईवीएम है, चाहे कुछ भी हो। तो इसका पहले तो अपना घर सुधारना पड़ेगा ना। छोटा सा जवाब शर्मा जी। ये निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल सही है। प्रकृति का सिद्धांत है, अगर आपको दौड़ना है तो आपके पैरों में ताकत होनी चाहिए, दूसरा संकल्प शक्ति भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं और फिर हमको लगातार असफलताएं मिल रही हैं, चुनाव में हार मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि दूसरे पर आरोप लगाना बहुत सरलता होती है, स्वयं अपनी चोरी को देखना वो बहुत आवश्यकता होती है। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें आता है निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के दर्पण को सुधार करके हमको आगे बढ़ना, तब जिंदगी में सफलताएं मिलती है। कांग्रेस को गांधी जी के सिद्धांत पर आना चाहिए, हम अपनी गलती पहले देखें उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन हो उल्टा ही रहा। प्रवीण जी छोटा जवाब कुछ अगर बोल रहे थे आप, 15 सेकंड जी। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने संस्थाओं की बात कही थी, बंगाल के भीतर 23 लाख मतदाताओं को वोट देने से वंचित रखा गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया ना मामला भाई। आप सोचो 2016 में इसी बीजेपी ने, वर्मा ये जी, कहा गया कि आप अगले अरे प्रवीण भाई 2016 में बीजेपी ने विनोद गोटिया को खड़ा किया था ना, लेकिन आप चुनाव जीते ना क्योंकि आपके कागज सही थे। उसी राज्यसभा में उसी विधायक के कारण दिग्विजय सिंह संसद पहुंचे। तो ये बार बार विक्टिम कार्ड मत खेलिए, और वो हो सकता है तो अपनी गलती सुधारिए। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो मामला सिर्फ एक तकनीकी चूक या नामांकन खारिज होने का नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वजूद और उसकी साख की लड़ाई थी, और एक तरफ जहां कांग्रेस इस मामले को लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक चुनाव आयोग और कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस की अंदरूनी नाकामी और घोर लापरवाही बताकर फ्रंट फुट पे खेल रही है।
लेकिन इस पूरे सियासी चक्रव्यूह में सबसे बड़ा इम्तिहान मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए युवा नेतृत्व का है। कानूनी लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी आए, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है। अब देखना यह होगा कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी संकट से अपनी लीडरशिप को कैसे बचाते हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अपने कुनबे को बिखरने से कैसे रोक पाते हैं। क्या युवा जोड़ी इस झटके से उभर पाएगी या मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी बदलाव की सुगबुगाहट तेज होगी? इस पर भी हमारी नज़र लगातार रहेगी। आज के लिए मुद्दा तो है में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।